हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 5वां यूक्लिड के ज्यामिति की परिचय। ठीक है, तो इसी में जो आपका देखिए सबसे पहले चीज़ तो एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है, इसमें केवल एक ही ये वाला प्रश्नावली दिया है, ठीक है, 5.1। ठीक, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिपीटिव क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें अगर एक ही प्रश्नावली है, ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में से, ठीक है, आएगा जरूर प्रश्न। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपका सही और गलत बताना है, ठीक है, और कारण भी बताना है। ठीक, तो अगर आप बुक में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला इसमें कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य और कौन से कथन असत्य है, ठीक है, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का जो फर्स्ट नंबर है, टोटल इसमें 5 प्रश्न है। ठीक है, तो जो 1 का पहला वाला है, 1 का फर्स्ट, इसमें क्या कहता है कि एक बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक बिंदु है, एक बिंदु से होकर के एक रेखा हमने खींच दिया। फिर अगर हम चाहें तो ऐसा खींच सकते हैं, चाहे तो ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा खींच सकते हैं। तो इस तरीके से एक बिंदु पर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये वाला कह रहा है कि केवल एक ही, ये गलत है। ठीक है, कारण में यही लिख दीजिएगा कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। उसके बाद से दूसरा है, कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। सेकंड में कहता है कि दो बिंदु, एक बिंदु मान लेते हैं ए और दूसरा बिंदु है मान लेते हैं कि उसका बी। ठीक है, और इन दोनों से होकर के असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप ज़्यादा खींचेंगे तो इस पर ऐसे आप खींच सकते हैं, ठीक है, इस पर ऐसे आप खींच सकते हैं, लेकिन दोनों बिंदु से होकर के अनंत रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। तो इसमें कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर के जाने वाली असंख्य रेखाएं, मतलब कि अनंत रेखाएं, तो नहीं, ये वाला आपका भी गलत है। ठीक है, दो बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो पहला आपका असत्य, असत्य, दूसरा भी आपका असत्य। ठीक है, कारण अगर आपको लिखना हो तो लिख दीजिएगा कि दो बिंदु से होकर के केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तीसरा कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, तो ये वाला रियल है, ठीक है, राइट है। थर्ड में कह रहा है एक शांत रेखा मान लेते हैं कि ए और बी, इसको हम चाहें जितना चाहें इधर बढ़ा सकते हैं और चाहे जितना चाहें जरूरत के हिसाब से इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यही आपका शांत रेखा होता है। तो ये वाला सत्य है। ठीक है, सत्य। कारण लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि शांत रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। ठीक है, ये क्या मतलब है? ये भी आपका सत्य है। ठीक है, दो वृत्त मान लेते हैं, एक वृत्त ये है और उतना ही बड़ा ये वाला वृत्त है। ठीक, इसकी ये होती है व्यास, बीच का ये केंद्र होता है। ठीक है, इसमें बीच में केंद्र होता है और ये आपका होता है व्यास। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों वृत्त क्या है, आपस में बराबर है। ठीक, यहाँ से ये बीच वाला जो व्यास है ये मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर का ये बीच वाला व्यास है, इसका भी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का ही इसका भी व्यास है। ठीक है, अब व्यास का आधा ही होता है त्रिज्या। इसमें क्या त्रिज्या पूछ रहा है? हाँ, त्रिज्या पूछ रहा है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर का अगर व्यास है तो आधा इसका 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, इसका आधा करेंगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, तो आधा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होती हैं। तो ये बात सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सत्य है। फिर पांचवा में कह रहा है कि यदि ए बी, इसमें रेखा दिया हुआ, ठीक है, इसमें रेखा खींच दिया है, एक रेखा है ए बी। ठीक है, 5वां नंबर में एक रेखा है ए बी। ठीक, और दूसरा रेखा है पी क्यू, पी क्यू, तीसरा रेखा है एक्स वाई। ठीक, इसमें कह रहा है कि जो ए बी रेखा है वो पी क्यू के बराबर है, ये वाला रेखा इसके बराबर है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि पी क्यू एक्स वाई के बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि क्या ए बी एक्स वाई के बराबर होगा। अब इसमें देखिए ये वाला जब इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला इसके बराबर है, ठीक, तो फिर जब तीनों आपस में बराबर हैं, तो अगर कह दिया जाए कि क्या ये वाला इसके बराबर है, तो जब तीनों आपस में बराबर हैं तो इसलिए ये वाला भी इसके बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा, तो ये बात, ये भी आपका जो 5th नंबर है 5वां, ये भी आपका सत्य है। बस इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें थी। ठीक है, क्या इसे परिभाषित करने की आवश्यकता है, इसी तरीके से बना करके इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो सिंपल इसमें आपको परिभाषा ही देना है। तो इसमें कह रहा है कि समांतर रेखा,
ठीक है। समांतर रेखा का परिभाषा क्या है, तो समांतर रेखा को सबसे पहले समझते हैं। तो नंबर 1 में आपका है समांतर रेखा। समांतर रेखा या फिर रेखाएं, कुछ लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। समांतर रेखा, तो देखिए समांतर रेखाएं होती क्या है, तो जब एक रेखा के, ठीक है, एक रेखा के सामने ही इसके समान दूरी पर एक और रेखा खींच दिया जाए, ठीक है, और ये रेखा एक दूसरे को कभी भी आगे चाहे जितना लंबा ले जाइए, एक दूसरे को कभी भी इस तरीके से कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है, तभी जा करके ये आपका क्या है, समांतर रेखाएं हैं। अगर इस तरीके से कभी भी प्रतिच्छेद ऐसे कर देते हैं, एक दूसरे को काटने लगते हैं, तो फिर आपका ये समांतर रेखा नहीं होगा, ठीक है। तो समांतर रेखाएं चाहे जितना दूरी तक ले जाइए, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी बात को यहाँ पर लिख देना है कि ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, जो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं और कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, उसी को समांतर रेखा कहते हैं, बस। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिया कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हों, ठीक है, और एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, ठीक है, ये आपका समांतर रेखा कहते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि लंब रेखाएं, ठीक है। लंब रेखा किसको कहते हैं, तो देखिए दूसरा नंबर में आपका दिया है कि लंब रेखाएं, ठीक है, लंब रेखाएं। तो देखिए किसी भी क्षैतिज मतलब इस तरीके धरातल पे, ठीक है, किसी भी क्षैतिज रेखा पर एक हम ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दें, ठीक है, और इसके दोनों तरफ अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तब ये वाला जो आपका रेखा है यही आपका हो जाएगा लंब रेखा, बस यही है, ठीक है। तो इस चीज को लिख देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर लंब रेखा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि किसी क्षैतिज रेखा पर, क्षैतिज है ये वाला, ठीक है, क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब ये वाला खड़ी रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा जाए और उसके दोनों ओर 90 डिग्री का कोण बने, इसके दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, तो वो लंब रेखा होता है, बस। कितना आसान है। थर्ड नंबर में क्या बोलता है, रेखाखंड। देखिए कितना आसान है। तीसरा नंबर रेखाखंड। रेखाखंड, तो देखिए रेखाखंड, कोई रेखा है, ठीक है, बिंदु ए से शुरू होकर के और बिंदु बी पर समाप्त हो जाता है, ये रेखाखंड हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को लिख देंगे, हमने ए और बी माना था, तो ए से शुरू हुआ रेखा और बी पर खत्म हो गया, तो यही वाला जो रेखाखंड है आपका ए बी रेखाखंड है, बस, ठीक है। उसके बाद से वृत्त की त्रिज्या, देखिए कितना आसान वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो देखिए इसको समझिए, ये है आपका एक वृत्त, ठीक है, ये इसका केंद्र और ये पूरा है व्यास, ठीक है। अब इस व्यास का, ये जो पूरा व्यास है, इस व्यास का आधा जो भाग होता है यही होता है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि किसी भी वृत्त की जो व्यास होता है, ठीक है, किसी भी वृत्त के व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे किसी भी वृत्त के व्यास का आधा भाग त्रिज्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। इसको फटाफट लिख दिए हैं, तो ये चीज होता है। अब लास्ट में आ जाता है वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होता है, तो इसमें स्पेस तो बचा नहीं, यहाँ पर देखिए वर्ग होता है वी नंबर में, वर्ग होता है इस तरीके से, ठीक है। वर्ग में इनकी जो चारों भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती है, ये आपका होता है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग लिख लीजिएगा, वर्ग, ठीक है। वर्ग में क्या लिखेंगे कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं, चारों तरफ की जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर है, वर्ग कहलाता है, बस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने छोटे में ही लिख दिया, ठीक है, कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो वर्ग होता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें कह रहा है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दो अभिधारणा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है, ठीक है। अब ये चीज क्या है, तो ये जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है ए, ठीक है, और एक बिंदु है बी, ठीक, और इसके एकदम से बीचों बीच में एक बिंदु है सी, ठीक। तो इसमें कहता है, और दूसरा इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। एक है जो 3 बिंदु विद्यमान है, मान लेते हैं कि यहाँ पर P है, और एक एकदम सीधे में नहीं है, एक मान लेते हैं यहाँ पर Q है, और एक कहीं और मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं R है, ठीक है। इस तरीके से ये पहला वाला में कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा वाला में कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद से आपके बुक में
पूछता क्या है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, ठीक है, क्या इन अभिधारणाओं में, दोनों में, ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो वो क्या है? देखिए, अगर हम आपके सामने इस तरीके से लिख दें, ये वाला एक बिंदी कर दें, ठीक है, अब कहें कि आप बिंदी का परिभाषा बताइए, तो आप बिंदी का क्या परिभाषा बताएंगे? क्या बताएंगे कि ऐसे हमने एक पेन लिया और इस तरीके से गड़ा दिया और ये हमारा बिंदु बन गया? नहीं, बिंदु का कोई परिभाषा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस पूरे में अगर कोई अपरिभाषित शब्द है तो वो है आपका ये बिंदु, ठीक है, क्योंकि बिंदु को हम परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने अगर इस तरीके से 1 2 3 अगर बिंदु दे दिया जाए तो इसका क्या मतलब है? अगर दिया होता कि ये रेखा है एक, ठीक है, और इस रेखा पर यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तब हम इसको कुछ हल करते, ठीक है। लेकिन इसमें केवल ये बिंदु दिया हुआ है, ये तो मान लेते हैं सीधे सीधे दिया हुआ है, ये तो इधर उधर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और यूक्लिड ने भी, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ना कि यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय, ठीक है, तो यूक्लिड ने ही इसको बनाया है, ठीक है, इसको हल कर, इसका सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है, यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने। तो इसमें आपका जो पीछे टोटल अभिधारणा अगर आप देखेंगे, जो आपका इसमें जो पेज है 76, ठीक है, 76 नंबर अगर आप पेज आप देखेंगे तो इसी में आपका अभिधारणा 5 अभिधारणा कुल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। पांचों अभिधारणा में कहीं पर भी बिंदु का परिभाषा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यूक्लिड ने भी बिंदु के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। पूछ रहा है ना कि इसमें अभी अपरिभाषित शब्द क्या है, तो उत्तर में आप ऐसे लिख दीजिए, उत्तर यहाँ अपरिभाषित शब्द बिंदु है, ठीक है, क्योंकि बिंदु को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बिंदु है, ठीक है। उसके बाद से क्या कहता है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यूक्लिड ने इससे संबंधित कोई भी अभिधारणा दिया ही नहीं है, तो फिर जब अब उसने कोई अभिधारणा ही नहीं बताया है तो फिर ये विरोध किसका करेंगे? ये विरोध किसी का नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बता देंगे कि यूक्लिड ने ऐसा कोई भी अभिधारणा नहीं बताया है, इसलिए जब अभिधारणा बताया नहीं तो फिर ये विरोध किसका करेगा? किसी का नहीं करेगा, इसलिए यह अविरोधी है। बस इतना आपको लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी आगे कह रहा था ना कि क्या ये यूक्लिड का अभिधारणा से प्राप्त होती है, मतलब कि यूक्लिड ने इस टाइप का कुछ अभिधारणा दिया है तो नहीं दिया है, ठीक है। तो बस ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, यही आपका देखिए 3 लाइन का एक ही लाइन का ये उत्तर है, ठीक। तो इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 5 6, ये जो 3 प्रश्न है एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब भी पूछेगा 6 नंबर के लिए पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसमें कह रहा है कि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC क्या है? आधा है AB का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले क्लियर कराता हूँ कि यहाँ पर क्या है कि ये जो 2 है, ठीक है, AB के नीचे, ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर दिया AC बराबर में AB/2 ऐसे, ठीक है। तो हम इसको ऐसा नहीं समझेंगे कि AC का ये वाला आधा है, ऐसा नहीं समझेंगे, AC आधा है इस AB का। अब कैसे? देखिए, अब अगर हम इसको इधर करेंगे, ठीक है, अगर ये वाला इधर क्या करें, भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा करने लगेगा, तो ये हो जाएगा 2AC बराबर में AB, ये वाला क्या हुआ। तो अब हमने क्या है यहाँ पर क्या देखा कि AC को AB के बराबर करने के लिए हमने इसको 2 से गुणा किया, मतलब AC को हमने दोगुना किया, क्यों? ताकि AB के बराबर में हो सके यहाँ पर, ठीक है। तो जिसको हम दोगुना करने की जरूरत पड़ रहा है वही ना छोटा होगा, तो AC यहाँ पर आधा है AB का, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि AB आधा है, नहीं AB नहीं, यहाँ पर AC ये वाला आधा है, ठीक। कह रहा है कि आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, खींचते हैं आकृति। तो कह रहा है कि 2 बिंदु A और B के बीच में एक बिंदु C स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पर A है
और यहाँ पर आपका बी है और बीचों बीच में एकदम से सी है। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है कि ए से सी तक की जो दूरी है, ए से सी तक की जो दूरी है, ठीक है, बराबर है बी से सी तक की दूरी के। ठीक है, बी से सी तक की दूरी के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये बराबर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी के। ये बात क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ये ए सी बराबर है 1/2 के। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको हल करने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, आप समझिए कि एक लकड़ी है ए से सी तक। ठीक है, ए से सी तक एक लकड़ी है, बी से सी तक दूसरी लकड़ी है। ठीक है, ए से सी तक एक लकड़ी है और बी से सी तक ये दूसरी लकड़ी है। ठीक है, अगर हम दोनों लकड़ी को जोड़ देते हैं तो हमें पूरा एक इतना बड़ा एक लकड़ी मिल जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। दोनों जब लकड़ियों को जोड़ते हैं यहाँ पर तो पूरा हमें इतना बड़ा लकड़ी मिल जाता है जो कि ए से बी तक की लकड़ी है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर हम उतार देंगे। कैसे लिखेंगे, हल हल। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर देंगे कि ए से सी तक प्लस में दूसरी लकड़ी क्या है बी से सी या फिर सी से बी, कुछ लिखिए, बी से सी एक लकड़ी और दूसरी लकड़ी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना बड़ा लकड़ी बन जाएगा, ए से बी तक लकड़ी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए से बी तक लकड़ी। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो ए सी है ये बी सी के बराबर है। ठीक है, लिख देंगे कि जो ए सी है ये बराबर है बी सी के, और ये बात इसमें दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि दिया है। ठीक है, एकदम मामला क्लियर रहा है। अब इसमें देखिए ये दो चीज़ देने का मतलब है कि जहाँ पर जरूरत पड़े हम ए सी की जगह पे बी सी रख सकते हैं। ठीक है, और बी सी की जरूरत है तो बी सी हम क्या कर सकते हैं, बी सी की जगह पे हम ए सी और रख सकते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें क्या चीज़ मांग रहा है, ए सी मांग रहा है और ए बी मांग रहा है, बी सी को गायब कर दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है गायब कर देते हैं। तो बी सी के जहाँ पर इसमें बी सी दिया हुआ है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। जब दोनों मामला बराबर में हो तो इसको हल कर दे देंगे कि ए सी प्लस में बी सी की जगह पर भी हम ए सी पुट कर देंगे, बराबर में आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए सी और ए सी हो जाएगा, 2 बार ए सी बराबर में ए बी। ठीक है, 2 को हम इधर भेज देते हैं तो ए सी बराबर में ए बी और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, गुणा कर रह जाएगा, भाग करने लगेगा। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। ए सी बराबर में 2 को आप साइड लाइए, ऊपर से 1 ले लीजिए, 1/2 और ए बी, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों चीज़ एक ही है। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों सही है। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना था तो हमने कर दिया। ठीक, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रश्न 4 में, ठीक है, इससे पिछले वाला में कह रहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु था। ठीक है, तो सी क्या था, ए बी का एकदम से बीचों बीच में था ये वाला सी। ठीक, मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे बताना है, देखिए अगर कोई भी रेखाखंड आप खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो इसका एकदम से बीचों बीच में कितने हो जाएंगे, बीचों बीच केवल एक ही तो होगा इसका मध्य बिंदु। ठीक है, तो लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप सिद्ध करके बताइए कि केवल एक ही होता है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि भाई साहब एक ही होता है, लेकिन अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो अब सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक और लेना पड़ेगा ताकि आप सिद्ध कर सकें। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं आपका, इसके बीचों बीच एक यहाँ पर ले लेते हैं सी और यहाँ पर ले लेते हैं डी। इस तरीके से हम 2 मध्य बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, तब ना हम इसको सिद्ध करेंगे और बताएंगे कि नहीं भाई साहब यहाँ पर केवल एक ही होता है, 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए ये वाला डी हमने बढ़ाया है। ठीक है, तो देखिए अब बढ़ाया है हमने, एक्स्ट्रा काम किया है, तो इस बात को तो हमें लिखना भी पड़ेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे कि हम मान लेते हैं कि सी तथा डी रेखाखंड जो ए बी है, ए बी का मध्य बिंदु है। ये बात क्लियर हुआ। ठीक है, अब इस चीज को हम कैसे करेंगे, जिस तरीके से हमने टुकड़े वाला 2 लकड़ी का टुकड़ा जोड़ करके एक पूरा बनाया जाता था, वही काम इसमें भी आपको करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो पहले छोटा वाला लेते हैं, तो ए और डी, ठीक है, 2 ही लकड़ी का टुकड़ा जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 1, 2 और 3 टुकड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 टुकड़ा जोड़ रहे हैं। ठीक है, केवल 2 ही जोड़ना है। तो ए से डी तक, ठीक है, और डी से बी तक टुकड़ा लेंगे। ठीक है, तो लेंगे क्या कि ए और डी प्लस में डी से और पूरा बी तक, डी से और बी तक, तब पूरा कौन सा तैयार हो जाएगा, लकड़ी ए से बी, पूरा ए बी तैयार हो जाएगा, ए से बी तक तैयार हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, दूसरा,
अब ए डी तो हमने ले लिया, अब हम ए और सी लेंगे, तो उसके बाद से क्या बचेगा, सी और बी बचेगा, ठीक है, या फिर बी सी बचेगा। तो ए और सी लेंगे, ए और सी, ठीक, प्लस में ये सी बी या फिर बी सी कुछ करिए, बी सी, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा ए बी रेखा बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ठीक है। समीकरण इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक। अब दोनों समीकरणों को घटाने पर, दोनों को घटाने पर, ठीक है, दोनों समीकरण को या फिर दोनों घटाने को कुछ भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए डी प्लस में डी बी, ठीक। अब बराबर की इधर वाला का घटाएंगे बराबर की इधर वाले से, ठीक है, माइनस कर देंगे, ए सी ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि माइनस लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस बी सी बराबर में ए बी माइनस का ए बी, इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ए डी प्लस का डी बी, और ये इधर आएगा तो ए सी प्लस का बी सी, ये बात इतना निकला, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि अगर हम ए सी है, ठीक है, इधर यहाँ पर ए सी है और क्या है, डी बी है, अगर इधर देखेंगे तो ए सी, अच्छा ए डी है, ठीक है, सॉरी ए डी है और क्या है, डी बी है, ठीक है, डी और बी है, ये इतना बड़ा वाला है, ठीक है। तो डी बी को हम यहाँ पर लिखते हैं डी बी, ठीक है, ये बड़ा वाला है ना, ये वाला डी और बी पूरा बड़ा वाला है। अब इस बड़े वाले में से अगर हम माइनस कर दें ये वाला इतना, ठीक है, ये छोटा सा अगर माइनस कर दें, माइनस का ऐसे क्यों करेंगे, ये वाला बी सी यहाँ पर इधर छोटा वाला है, ठीक है, तो बी सी को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस से तो होगा ना, तो इसलिए माइनस करेंगे, ठीक है। तो बी सी को अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा बी सी, ठीक। अब इधर क्या बचा, ए सी बड़ा वाला है, ए और सी बड़ा वाला है, ठीक है, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, ए सी यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने ए सी लिख दिया। अब इधर से हम ए डी को उठा के ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा ए डी, ठीक। अब माइनस कैसे करेंगे और क्या बचेगा, देखिए डीबी में से बीसी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, डीबी में से इस पूरे में से अगर हम बीसी ये इतना हटा दें तो क्या बचेगा, ये सी और डी बचेगा, तो यही यहाँ पर लिख देंगे कि सी और डी, ठीक। एसी में से एडी को घटाना है, एसी मतलब इसमें से, ठीक है, इसमें से अगर हम ये इतना निकाल दे तो क्या बचेगा, यही इतना तो बचेगा सी डी, तो यही यहाँ पर लिख देंगे सी डी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें दोनों क्या मिल गया, ये एक ही बराबर मिल गया, मतलब इसका ये है कि किसी भी रेखा का मध्य बिंदु जो होगा वो एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए दोनों एक ही मिल गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किसी भी रेखा का जो मध्य बिंदु है वो एक ही होता है, ठीक, ये तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें कह रहा है कि यदि ए सी बराबर बी डी है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी और बराबर है सी डी के, ठीक। ये वाला जो ए बी है और ये वाला जो सी डी है ये दोनों आपस में बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए सबसे पहला काम कि जो हमने लकड़ी का टुकड़ा वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, वही वाला चीज इस पर भी लगेगा, ठीक है। और लकड़ी का टुकड़ा केवल 2 ही होगा, ठीक, ऐसा नहीं कि 3 है तो 3 कर दे, नहीं, केवल 2 ही होगा। ए बी अगर ले लेते हैं तो उसके बाद से बी डी पूरा लेना पड़ेगा, तो यहाँ ले लेते हैं हल ए बी, ठीक, प्लस में ए बी बी डी, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, ए डी बन जाएगा समीकरण 1, ठीक। उसके बाद से ए और सी ले लेते हैं तो फिर सी डी लेना पड़ेगा। अगर हम ए सी प्लस में सी डी ले लेते हैं तो भी हमारा ए डी बन जाएगा, ए डी बन जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, दोनों समीकरण घटाने पर, ठीक है। तो चलिए घटा देते हैं, तो बराबर की इधर वाला सब घटेगा, ए बी प्लस में बी डी माइनस का ए सी प्लस सी डी, अब बराबर में ए डी है, फिर ये भी ए डी है, ए डी, ठीक है। ए डी से ए डी खत्म, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो बचेगा ए बी प्लस बी डी बराबर में, ये इधर आएगा प्लस में आ जाएगा ए सी प्लस सी डी, ठीक। अब ये चीज़ आया। अब एक चीज़ इसमें दिया हुआ है कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं कि जो ए सी है ये बी डी के बराबर है, ये बात दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भाई साहब दिया है ये वाला, ठीक, जो मामला दिया था वो हमने लिख दिया।
अब हमने आपको क्या बताया था कि जब दो मामले अगर आपस में बराबर हैं, इसका मतलब है कि जरूरत हो तो AC की जगह पे BD रख सकते हैं और BD की जगह पे AC रख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, तो AB और CD पूछ रहा है, गायब क्या करना है, BD और AC, हाँ BD और AC गायब करना है, ठीक है, गायब कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AB प्लस BD की जगह पे AC रख सकते हैं, तो AC हो जाएगा बराबर में AC है, AC प्लस में ये CD, ठीक। अब AC को अगर इधर लाएंगे तो माइनस का AC हो जाएगा, प्लस का AC हमारे पास पहले ही से है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको काट दे रहे हैं। बचा क्या, AB बराबर में CD, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजीली क्लियर हो रहा है, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखते हैं इसका अभिगृहित। तो अगर आप पेज नंबर 74, ठीक है, 74 नंबर पेज पर जाएंगे तो 5वां जो अभिगृहित है वो कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, तो ये बात सत्य है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर है 7वां, इसमें क्या कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। पूर्ण क्या होता है, मान लेते हैं जैसे कि कुछ भी मान लेते हैं, रोटी है, ये एक रोटी है गोल सा, ठीक है। अगर इस रोटी में से इसका एक भाग इतना हम काट के निकाल दें, ठीक है, अगर हम इतना काट करके निकाल देते हैं और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये पूरा क्या, ये पूर्ण था, इतना हमने काट करके यहाँ रखा, ये इसका क्या है, इस पूर्ण का ये छोटा सा एक भाग है, ठीक है। तो ये बात एकदम से सत्य है कि पूर्ण से भाग कभी भी होगा छोटा ही होगा, पूर्ण हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, तो इसको आप चाहें जैसे लिख सकते हैं कि किसी भी वस्तु का, ठीक है, किसी भी वस्तु का एक छोटा सा जो हिस्सा है वो हमेशा पूर्ण से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि किसी भी एक वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, इस पूर्ण से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप फिगर बना करके कोई भी फिगर बना सकते हैं और इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी वस्तु का एक छोटा सा हिस्सा अपने पूर्ण से हमेशा छोटा ही रहता है, ठीक। तो ये बात है, और पूर्ण हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है। तो इस तरीके से आपका जो आपका चैप्टर है 5वां, ठीक है, इसमें बहुत सारे 2-3 एक्सरसाइज था जिसको हटा दिया गया है, बाकी ठीक है केवल एक ही एक्सरसाइज छोड़ा गया है, ठीक है। तो सभी के सभी हमने हल करा दिया, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला आपका जो चैप्टर था ये हमने समाप्त करा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेखाएं और कोण, ठीक है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।